बच्चों इलेक्ट्रिकल फिनोमिना एलसी ऑसिलेशन में आपके साथ में कंप्लीट कर चुका हूं। इसके बाद आप और हम पढ़ेंगे रेजोनेंस टॉपिक। वी विल स्टडी रेजोनेंस। देखिए स्टूडेंट, एलसी ऑसिलेशन समझने के बाद एक टॉपिक जिसे कहते हैं हम रेजोनेंस, ये टॉपिक क्या होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। मैंने आपको एलसीआर सर्किट बताया, तो एलसीआर सर्किट में एल, सी और आर, जहां पर आप लोगों ने देखा था ये एक सर्किट आपके पास अवेलेबल था। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस फिनोमिना मतलब जब इंपीडेंस आपने सर्किट का निकाला था, इनपुट अप्लाई किया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी था, आउटपुट आपको करंट का जो मिला था आई नॉट साइन, दो तरह से आउटपुट थे, ओमेगा टी प्लस माइनस पाई। इंपीडेंस सर्किट में आया था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, दैट वाज द इंपीडेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है? ऐसा फिनोमिना जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल हो जाती है, ऐसा फिनोमिना जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल हो जाती है, या मैंने आपको याद दिलाया था, मैंने कहा था तीनों में करंट तो सेम ही डायरेक्शन में, इंडक्टर में रेजिस्टेंस ईएल है, यहां पर ईसी है, ये आईसी है, ये आईएल है, और आईआर है, और ये वीआर है। तो हमने ऐसा भी कहा था फेजर डायग्राम के हिसाब से ईआर, ईएल और ईसी, जब ईएल की वैल्यू ईसी के इक्वल हो जाए, जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल हो जाए, तब ऐसे केस में क्या होता है? तो इंपीडेंस सर्किट का देखो क्या होता है, इंपीडेंस सर्किट का हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 0, जेड इक्वल टू आर आ जाता है। इंपीडेंस मिनिमम होता है, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है। आप और हम जानते हैं ई इक्वल टू आई जेड, आई जेड अगर मिनिमम हो रहा है तो करंट आपको कैसा मिलता है? तो करंट आपको मैक्सिमम मिलता है। करंट आपको क्या मिलता है? मैक्सिमम मिलता है। So resonance of phenomena in series LCR circuit when the EMF develop across the inductor and capacitor becomes equal, because of that impedance of circuit change and that becomes the minimum, and minimum that is equal to resistive circuit only. LCR circuit का वो केस, LCR circuit सीरीज रेजोनेंस का सीरीज का वो केस जब XL इक्वल टू XC हो जाता है तो सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, और रेजिस्टेंस मिनिमम होने पर करंट मैक्सिमम होता है। उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? मिनिमम होने पर हम करंट क्या कहते हैं? मैक्सिमम करंट कहते हैं। रेजोनेंस फिनोमेना कहलाता है। XL इक्वल टू XC, ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट अपॉन LC। ओमेगा कितना होता है? तो 2 पाई f होता है। इस फ्रीक्वेंसी को कौन सी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है? इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है बच्चों? इसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो ये सीरीज रेजोनेंस के बारे में हमने चर्चा की। नाउ सीरीज रेजोनेंस, ओमेगा आर को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कई बार इसे ओमेगा बताया जाता है, कई बार इसे ओमेगा आर बताया जाता है। इस केस में करंट मैक्सिमम होता है। ध्यान रखिएगा, करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। करंट मैक्सिमम होता है। ये रहा करंट का डायग्राम। करंट बनाएंगे तो आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा। ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है, करंट मैक्सिमम करंट मिल रहा है। ये डायग्राम कुछ इस तरह से मिलता है। सीरीज रेजोनेंस को टैंक सर्किट भी कहा जाता है। देखिए अब यहां पर क्या है, सीरीज रेजोनेंस समझने के बाद में एक सर्किट समझिए, एक है इंडक्टर और एक कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास अवेलेबल है और हमने इस पे इनपुट अप्लाई किया ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से करंट पास हुआ, इसके अक्रॉस गया आईएल, इसके अक्रॉस गया आईसी, तो जो जितना करंट आ रहा है पॉइंट पे वो दो जगह जा रहा है, आईएल प्लस आईसी। आपको पता है जब भी हम यहां बात करें, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दिस इंडक्टर एंड दिस कैपेसिटर बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया IL इंटू एक्सएल। सो IL लिखा जाता है E अपॉन एक्सएल, इसे लिखा जाता है, ठीक है। IL इक्वल टू रिटर्न एज E अपॉन एक्सएल। तो वैसे मैं याद दिलाऊं आपको, तो ऐसा भी कहा जा सकता, मैं ऐसा भी याद दिला सकता हूं आप लोगों को कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है तो करंट अक्रॉस इंडक्टर दिया जाता है जिसे कहा जाता है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और यहां I नॉट की वैल्यू होती है E नॉट अपॉन एक्सएल। I नॉट की वैल्यू होती है E नॉट अपॉन एक्सएल, दिस वैल्यू इज गिवन एज। सो इसे लिखा जा सकता है IL इक्वल टू E नॉट अपॉन एक्सएल और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। वैसे ही आप करंट कैपेसिटर के अक्रॉस जानते हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट दिया जाता है I नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और किसी को लगता है कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कैसे निकालते हैं, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट का डेरिवेशन जो है उसमें देख सकते हो आप लोग। आई नॉट डैश, यहां पे जो मैक्सिमम करंट होगा वो ई नॉट अपॉन एक्सी होगा, इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो एक्सी आ गया आपके पास में। सो आप लिख सकते हैं आईसी इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। दोनों वैल्यू को उठा के यहां पे पुटअप कर दिया जाए। आई कैन बी रिटर्न आई एल मतलब ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ई नॉट अपॉन एक्सी प्लस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन थीटा माइनस 90 माइनस साइन थीटा होता है ना। तो ई नॉट आई इक्वल टू ई नॉट कॉमन निकल गया आपके पास में, कॉस ओमेगा टी भी कॉमन निकाल लेते हैं। लेट अस फाइंड कॉस ओमेगा टी। तो बचता क्या, माइनस 1 अपॉन एक्सएल प्लस बचता क्या 1 अपॉन एक्सी। सो आई इक्वल टू आ गया ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये बचता है एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल। इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये टर्म लिखने के बाद में बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर ये टर्म लिखने के बाद में फॉर करंट मिनिमम वैल्यू कब ऑब्टेन होगी, मिनिमम वैल्यू करंट की ऑब्टेन कब होगी, तो देखना ध्यान से क्या होगा। अगर ऐसा हो जाए कि 1 अपॉन एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल की वैल्यू 0 हो जाए, तो आप जानते हैं ये टर्म जैसे ही 0 होगा तो करंट 0 हो जाएगा, ये जैसे ही 0 होगा तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में 1 अपॉन एक्सी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल जब हो गया तो एक्सी इक्वल टू आपके पास में एक्सएल निकल कर आ जाता है। दिस इज एक्सी इक्वल टू एक्सएल, जो किताब में बताएगा उस तरीके से हम बात कर रहे हैं। 1 अपॉन ओमेगा सी ये आपके पास हो जाता है ओमेगा एल, तो आप लिख सकते हो इसे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी आता है। पर यहां पे भी फ्रीक्वेंसी सेम आई, लेकिन ये देखो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट कहलाता है। भाई ये तो हो गया वो तरीका जो बुक में बताया गया। अब एक तरीका समझिए जो हम बात करते हैं आपसे, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। उस तरीके से आपको कुछ और बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। तरीका ऐसा है, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन लीड करता है, मतलब पैरेलल ही बोले, इंडक्टर की में कौन लीड करता है, तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। इंडक्टर में कौन लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। मैं याद भी दिला देता हूं, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। इंडक्टर में इक्वेशन देखो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन देखो, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो अगर हमने ऐसा बनाया, इंडक्टर अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर लीड करता है तो लैग कौन करता है, लैग करंट करता है। लैग करता है मतलब नेगेटिव साइन मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज बनाओ पाई बाय 2 जाओ, नेगेटिव साइन क्लॉकवाइज बनाओ पाई बाय 2 जाए, तो ये करंट आ गया। इसे बोलते हैं आईएल। क्या बोलते हैं, आईएल। तो मैं यहां पे आईएल बना सकता हूं, दिस इज आईएल। अब यहां देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ईसी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ईसी। अब हो रहा क्या है, करंट की हम बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटर के केस में वापस से इनपुट होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी और आउटपुट होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और प्लस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, और प्लस पाई बाय 2। तो ये रहा आपके पास में ईसी, एंटी क्लॉकवाइज जाओ पाई बाय 2 जाओ, ये रहा आईसी, एंटी क्लॉकवाइज जाओ पाई बाय 2 जाओ, ये रहा आईसी। तो देखो यहां पे कितने केस पॉसिबल है, यहां पे भी 3 केस पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, देखो ध्यान से। पहला केस पॉसिबल है कि आईसी ग्रेटर देन आईएल हो, दूसरा केस पॉसिबल है आईसी लेस देन आईएल हो, और तीसरा केस पॉसिबल है कि आईसी की वैल्यू आईएल की इक्वल हो। तो आईसी ग्रेटर देन आईएल होगा मतलब क्या, नेट करंट जो आएगा पहले वाले केस के लिए वो आएगा आईसी माइनस आईएल, दूसरे वाले केस के लिए नेट करंट आएगा आईएल माइनस आईसी, और तीसरे वाले केस के लिए करंट आएगा, तीसरे वाले केस के लिए क्योंकि दोनों सेम ही है तो आईएल माइनस आईसी की वैल्यू सेम रख दोगे तो करंट 0 ही आएगा, नेट करंट। तो भाई चलो पहले वाला केस देख लेते हैं। पहला वाला केस, क्या आईसी बढ़ाओ आईएल से तब क्या होगा, तब आई कैन बी रिटर्न आईएल आईसी माइनस आईएल,
ऐसा लिखा जा सकता। नाउ एक्सएल इक्वल टू IL या VL लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, देखो ये VC, EC एंड EL दोनों में सेम है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सो EC कैपेसिटर के अक्रॉस IC XC, सो यहां से IC लिखा जा सकता है EC अपॉन XC। EL की बात करें तो इसे लिखा जा सकता है IL XL। तो IL की बात करें तो यह आएगा EL अपॉन XL। तो हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू IC माइनस IL, I इक्वल टू IC माइनस IL। जैसे आपने लिखा I इक्वल टू IC, IC कितना आ जाएगा EC अपॉन XC, IL कितना आ जाएगा EL अपॉन XL। अब दोनों सेम है, EL इक्वल टू EC है, तो मैंने चलो लिख दिया इसको I इक्वल टू E 1 माइनस XC माइनस 1 अपॉन XL। अब हम इसे ऐसा क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं V इक्वल टू IR, जैसे कि ओम्स लॉ जानते हैं आप, ओम्स लॉ क्या होता है, बोले हाँ सर जानते हैं सर, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR, ठीक है। अब V इक्वल टू IR होता है, वैसे ही E इक्वल टू IZ भी होता है। तो E बाय I का रेशो जो बताता है वो बेसिकली Z बताता है। सो यहां पर हम ये कह सकते हैं I इक्वल टू आपके पास E 1 अपॉन XL माइनस 1 अपॉन XC है, या 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL है। तो E बाय I का रेशो, E बाय I का रेशो कितना हो जाएगा 1 अपॉन E बाय I का रेशो 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL है। मतलब ये Z के इंपीडेंस के इक्वल निकल कर आता है। तो इंपीडेंस चेक करो ध्यान से, यहाँ पर इंपीडेंस 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL, 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL। चलिए अब इंपीडेंस की बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक। सो इंपीडेंस के केस में हम ये देख पा रहे हैं 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL। XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C और XL होता है ओमेगा L। चलो दोनों लिख देते हैं, Z 1 अपॉन ओमेगा C 1 बाय ओमेगा C माइनस 1 अपॉन ओमेगा L। तो ये हो जाता है आपके पास में 1 अपॉन ओमेगा C माइनस 1 अपॉन ओमेगा L। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस, ये इंपीडेंस की वैल्यू है, ठीक है ना। अब इंपीडेंस है, देखना स्पेशल केस, स्पेशल केस में ये देखना कि अगर XL की वैल्यू XC के इक्वल हो जाए, किसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, XL की वैल्यू XC के इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, तब इंपीडेंस में 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XC लिखा जा सकता है। 1 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, मतलब इंपीडेंस कितना आ जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट इंपीडेंस आ जाएगा। और E इक्वल टू IZ से I इक्वल टू E बाय Z, ये इन्फिनिटी हो गया तो करंट कितना हो जाएगा, तो करंट 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब मिनिमम करंट की बात करेंगे। मतलब रेजोनेंस फिनोमेना पर जब XL इक्वल टू XC होता है तो इंपीडेंस इंफिनिटी हो जाता है, इंपीडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब करंट उस समय पे बहुत कम पास होता है। तो यहां पर जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपको करंट मिनिमम मिलता है ओमेगा R पे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, जब XL की वैल्यू XL इक्वल होती है तब। ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी और ये आपके पास में करंट का ग्राफ निकल कर आता है, दिस इज द ग्राफ फॉर करंट, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि रेजोनेंस फिनोमेना पर इंफिडेंस इंफिनिटी होता है, और वहां पर जब किस केस में हमने बात किया था, हमने सीरीज रेजोनेंस में देखा था कि इंपीडेंस मिनिमम था और यहां इंपीडेंस मैक्सिमम है। तो इस तरह से हमने सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस समझा। अब सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट बेसिकली दो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, एक जाना जाता है एक्सेप्टर सर्किट और एक जाना जाता है रिजेक्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट का मतलब और रिजेक्टर सर्किट का मतलब जब मैं स्क्रीन पे चलूंगा तो आप लोगों से डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इसे क्या कहते हैं। तो चलिए स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि आगे के टॉपिक्स किस तरह से। देखिए सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस हमने समझ लिया, एक बार उसका हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है। तो उसमें LCR तीनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं, LCR, यहाँ LC पैरेलल में होता है, यहाँ करंट सेम होता है सबके अक्रॉस, I इंडक्टर के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस। यहाँ पे क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसमें रेजोनेंस कब होता है, जब XL इक्वल टू XC होता है। इसमें भी रेजोनेंस कब होता है, जब XL इक्वल टू XC होता है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दोनों में सेम है, 1/2 पाई अंडर रूट L बाय C, 1/2 पाई अंडर रूट L बाय C। इसमें डायग्राम देखिए, इसमें करंट मैक्सिमम होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, करंट मैक्सिमम होता है। यहां देखिए करंट मिनिमम होता है। यहां मैं आपको बता चुका था इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है और वो R के इक्वल होती है ना, इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है। यहां इंपीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। इन्फिनिटी कहते जरूर है लेकिन उसे मैक्सिमम बोला ज्यादा बेहतर होता है। ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है रेजोनेंस पर, और इस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है क्योंकि ये केवल
अब मान लो एक आपके पास में सर्किट है, एलसीआर सर्किट है, उसमें आपने क्या किया, बहुत सारी एसी फ्रीक्वेंसीज को इनपुट दिया, बहुत सारी एसी फ्रीक्वेंसीज को, तो केवल रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाली फ्रीक्वेंसी को ये एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको ये रिजेक्ट करता है। केवल रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाली को एक्सेप्ट करता है, बाकी सबको ये रिजेक्ट करता है, इसलिए इसे एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है। और उस फ्रीक्वेंसी पे जिस पे ये एक्सेप्ट करता है, उस फ्रीक्वेंसी पे जिस पे ये एक्सेप्ट करता है, वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, उस पे करंट मैक्सिमम होता है। जबकि ऐसा होता है कि एलसी ऑसिलेटरी सर्किट के अंदर, एलसी ऑसिलेशन के अंदर आप क्या करो, आप बहुत सारा फ्रीक्वेंसी सेंड करो, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी सेंड करो, तो ये क्या करता है, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को रिजेक्ट करने का काम करता है। बहुत हाई इंपीडेंस देता है, उसके लिए इंपीडेंस बहुत हाई होता है, रिजेक्ट कर देता है, पास ही नहीं करता उसको, क्योंकि उस पर करंट जीरो हो जाता है। देखो करंट लगभग मिनिमम हो गया, पास ही नहीं करता उसे, इसलिए इसे रिजेक्टर सर्किट कहा जाता है। कौन सा सर्किट कहा जाता है? रिजेक्टर सर्किट कहा जाता है। इस टॉपिक को समझने के बाद बच्चों अब हम बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व जिसे क्वालिटी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। मैंने आप लोगों से ये डिस्कशन किया था, सीरीज रेजोनेंस के केस में करंट का वैल्यू ये दिया जाता है, E नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा सी हो जाए, ओमेगा आर एल इक्वल टू ओमेगा आर सी, तो रेजोनेंस कहलाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है, इसमें करंट मैक्सिमम होता है। भाई इस फ्रीक्वेंसी के अलावा आप कोई भी फ्रीक्वेंसी लो, कम वाली फ्रीक्वेंसी लो या ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी लो, सबके लिए क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम ही मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम ही मिल रहा है, कम वाली लो या ज्यादा वाली लो। तो हमने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की जिसके लिए जो मैक्सिमम करंट था उसका हाफ करंट हमको मिल गया। हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी ली जिसके लिए मैक्सिमम का हाफ करंट मिल गया। तो अब यहां ग्राफ पर गौर करो, थोड़ा सा ग्राफ पे गौर करना। ये रहा आपके पास मैक्सिमम आई मैक्स, आपने आई मैक्स का हाफ करंट, आई मैक्स का हाफ करंट, तो ये दो फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आ गई आपके पास में, मान लो ओमेगा 1, ये मान लो ओमेगा 2 आ गई, ये ओमेगा आर आ गई। तो ये फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा 1 है वो लेस देन आर है ओमेगा आर से, और ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 ग्रेटर देन ओमेगा आर है। तो यहां से यहां तक का देखो विड्थ क्या दिख रहा है आपको, ये विड्थ दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये आपको दिख रहा है हाइट दिख रहा है यहां पर। तो बेसिकली होता ऐसा है कि जब वो फ्रीक्वेंसी हम सिलेक्ट करते हैं जिसपे मैक्सिमम करंट का हाफ करंट है, वी सिलेक्ट द फ्रीक्वेंसी फॉर करंट इज द हाफ ऑफ मैक्सिमम करंट, तो ये ऑब्जर्व होता है कि जो पावर डिसिपेटेड होता है वो इनिशियल पावर का हाफ हो जाता है। और ऐसी फ्रीक्वेंसी को जो हम सिलेक्ट करते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी को जो हम सिलेक्ट करते हैं जिसके लिए आई मैक्स का हाफ मिलता है √2, उसे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। देखिए मैं डिस्कस कर रहा था आपसे एक कर्व डिस्कस कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में, ये मैक्सिमम वैल्यू हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की जो 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हो। तो मान लो ये पॉइंट यहां से दो जगह पे कट कर रहा है कि ये ओमेगा 1 एक ओमेगा 2, मैंने ये कहा डेल्टा ओमेगा बराबर है। तो आप यहां नोटिस करो, यहां से यहां ओमेगा 1, डायग्राम देखना, यहां से यहां ओमेगा 1, ये डेल्टा ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा आपके पास में कितना आ रहा है टोटल मिला के, ओमेगा आर आ रहा है। तो ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये ओमेगा आर है आपके पास में, और यहां पे एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, सो ओमेगा 2 ये करंट है, ये इससे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है। तो ये टोटल कितना आएगा ओमेगा 2, ओमेगा आर इतना सा पोर्शन डेल्टा ओमेगा, ये देखो ये डेल्टा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। तो बैंडविड्थ क्या डिफाइन की जाती है, बैंडविड्थ मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है इसे बैंडविड्थ कहते हैं। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू बैंडविड्थ। सो ओमेगा 2 कैसे निकालेंगे, बैंडविड्थ इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। बैंडविड्थ आ गया ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा आर कैंसिल, बैंडविड्थ क्या कहलाता है आपके पास में, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। सो अगर आप इसे लिखते हैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में ओमेगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, ये निकल कर आता है ओमेगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। अब इससे क्या समझने को मिला कि भैया जिस कर्व का
क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा उसका बैंडविड्थ कम होगा, बैंडविड्थ कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा। बैंडविड्थ कम होगा मतलब कर्व जो ऐसा दिख रहा है आपको वाइड, अगर ये छोटा होगा ऐसा नैरो कर्व, तो देखो नैरो कर्व ऐसा, मान लो कोई कर्व ऐसा कर्व है, ये नैरो कर्व है, तो उसके लिए बैंडविड्थ छोटा आएगा, बैंडविड्थ छोटा आएगा, क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा, क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा तो हम इसे सिलेक्टिव सर्किट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? सिलेक्टिव सर्किट बोलेंगे। यहां देखो ये मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम, ये करंट और ये करंट, ये बैंडविड्थ जो भी मिल रही है आपको, बैंडविड्थ व्हाट्स एवर बैंडविड्थ यू आर गेनिंग, रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखो, 5 ओम के लिए बैंडविड्थ मैक्सिमम करंट ज्यादा मिल रहा है, 15 ओम के लिए मैक्सिमम करंट थोड़ा कम हो गया, और 500 ओम के आसपास मैक्सिमम करंट की वैल्यू कम हो गई, लेकिन बैंडविड्थ वही है, बैंडविड्थ वही है। तो इस तरह से हमने क्वालिटी फैक्टर सीखा कि क्वालिटी फैक्टर मतलब उस सर्किट का ज्यादा अच्छा होता है जिसकी शार्पनेस या बैंडविड्थ कम होगी, शार्पनेस ज्यादा होगी, शार्पनेस ज्यादा होगी, इसको क्वालिटी फैक्टर ज्यादा अच्छा निकल कर आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को, सर्किट को हम सिलेक्टिव सर्किट कहेंगे। तो मैं फाइनली समराइज करता हूं स्क्रीन पर कि आखिर टॉपिक में हमने अभी तक क्या सीखा, और एक छोटा सा टॉपिक मैं स्क्रीन पे ही डिस्कस करूंगा जिससे चोक कॉइल के नाम से जाना जाता है, उसका यूज हम देखेंगे। देखिए बच्चों, कुछ छोटे मतलब पॉइंट्स में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, ये पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, तो रेडियो की जो ट्यूनिंग होती है और ग्लास की जो ब्रेकडाउन होती है ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट के समय, रेडियो की ट्यूनिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फिनोमेना पे होती है। वहां पर एक पॉइंट आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे सिस्टम ऑसिलेट करता है और जिसपे सिस्टम की ऑसिलेट होने की टेंडेंसी होती है, हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब हम किसी सिस्टम को एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी या किसी सोर्स से या किसी एनर्जी से हम ड्राइव कर रहे होते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम के बराबर हो जाए, तब ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे लार्ज मिलता है। और मैं इसीलिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जहां पे रेजोनेंस फिनोमेना मैंने वेव्स टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था, वो भी मैं यहां पे अटैच कर दे रहा हूं, उसको समझना चाहो तो उसको जरूर देख लेना, फर्क पड़ेगा। एलसीआर सर्किट में Z इक्वल टू आर ओमेगा एल 1/ओमेगा सी, इसके बारे में बात की कि एक्सएल इक्वल टू जब एक्सी हो जाता है तो ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एलसी आता है, ये मैंने आपसे चर्चा की थी, बोर्ड पे भी डिस्कशन किया था, ओमेगा 2πf, ठीक है, एफ 2π 1/√1/√1 एलसी आता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो Z इक्वल टू मिनिमम हो जाता है आपके पास में, ई नॉट आ जाता है, आई नॉट Z, और इस तरह से करंट आपको मैक्सिमम करंट मिलता है। मैक्सिमम करंट का ग्राफ आप देख भी सकते हैं, मैक्सिमम करंट के ग्राफ में आप देख रहे हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आपको करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, यू आर गेटिंग द मैक्सिमम करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपने और हमने चर्चा की कि रेजोनेटिंग सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट मैं बोर्ड पे डिस्कस कर ही चुका हूँ, एक्सएल इक्वल टू एक्सी पे रेजोनेंस होता है, फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इस तरह से बताई जाती है, इंपीडेंस मिनिमम होता है इसलिए करंट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसको मैंने एक्सेप्टर सर्किट बताया था, उसके पहले रिजेक्टर सर्किट बताया था। इसके बारे में हमने आपने और हमने चर्चा की थी कि भाई यहां से पैरेलल रेजोनेंस में IL यहां से जा रहा है, IC यहां पर आ रहा है, IL और IC की इक्वेशन ये मैं बोर्ड पर डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। दोनों को कंबाइन करके, दोनों को सेपरेट निकाल के, दोनों की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को हमने इक्वल पकड़ा कि भाई मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 0 मिनिमम वैल्यू हो सकती है इसके लिए। cos 0 लेने पर आपके सामने सर्किट में क्या निकल कर आया, ये जैसे 0 लिया तो ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा 0 निकल कर आया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC आया, ओमेगा इक्वल टू 1/LC आया। तो ये इंपीडेंस मैक्सिमम आया, यहाँ पर एक्चुअलिटी में अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं था तो मैंने बोर्ड पे अलग मेथड से बताया था। फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम होगा आपके पास में। कैरेक्टरिस्टिक्स बोर्ड पे कंपेयर कर चुका हूँ, ठीक है। शार्पनेस के बारे में बताना स्टार्ट किया। शार्पनेस पे मैंने बताया कि हम करंट की वो वैल्यू सिलेक्ट करते हैं जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, तो हमें करंट मिनिमम मिलता है, मैक्सिमम मिलता है सीरीज रेजोनेंस में, और ओमेगा आर आपको 1/√LC मिलता है। तो मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर डिस्कशन किया कि भाई हमने क्या किया, हमने एक ऐसा फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लिया जिसके लिए करंट का एम्पलीट्यूड 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है। ये देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास दे रखी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसका 1/√2 टाइम्स हमने सिलेक्ट कर लिया और कर्व को इधर से इंटरसेक्ट करवाया। तो ये इंटरसेक्ट दो जगह पे किया, एक इंटरसेक्शन आया यहाँ पर, ये ओमेगा 1, ये इंटरसेक्शन आया ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इतना सा पोर्शन जो है बैंडविड्थ है, और बैंडविड्थ मैंने आपके सामने ट्वाइस ओमेगा निकाल ली। और ये तीन अलग अलग कर्व हैं, एक है 5 ओम के लिए, एक है 15 ओम के लिए, और एक है 50 ओम के लिए। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे करंट का एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। जितना छोटा रेजिस्टेंस है उतना ज़्यादा करंट आपको बताया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। क्वालिटी फैक्टर बताया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, इट इज द मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ द कर्व। सो ये डेफिनेशन आप जरूर देखिएगा।
for the series resonating circuit, it is defined as the quality factor, the relation of the ratio, not ration है, ratio of the resonating frequency to the difference in the two frequency taken on the both side of the resonating frequency, such that the each frequency current amplitude becomes 1/√2 times of the value at the resonant frequency. क्वालिटी फैक्टर डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. ये जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर बड़ा होता है उतना मतलब बैंडविड्थ जो रहता है उतना छोटा होता है, उतना शार्प कर्व होता है. और सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट में से हम ऐसे सर्किट को सिलेक्टिव सर्किट्स कहते हैं. अब देखो यहाँ पर एक बात साफ आपको दिख रही है. क्या दिख रही है कि लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन जो होता है उसमें कैपेसिटर का रिएक्टेंस डोमिनेट करता है और हाई फ्रीक्वेंसी में इंडक्टर का रिएक्टेंस डोमिनेट करता है. और ये मिडल पर दोनों सेम होते हैं. सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ध्यान से, यहां सर्किट के 3 रीजन है. ये रीजन है जब XL इक्वल टू XC है, ये वो रीजन है जब XL ग्रेटर देन XC है, और ये वो रीजन है जब XL ग्रेटर देन XC. ये देखो ये बोला वो रीजन है जब XC ग्रेटर देन XL है, ये वो रीजन है XL ग्रेटर देन XC है, और ये वो रीजन है जब XL इक्वल टू XC है. तो लेफ्ट वाला में, लेफ्ट में कैपेसिटर बड़ा है, राइट में इंडक्टर बड़ा है, राइट में इंडक्टर बड़ा है. और लास्ट टॉपिक जो है पूरे चैप्टर का चोक कॉइल है. इस कॉइल में ऐसा कॉइल होता है, देखिए ध्यान से यहां पर देखिए, हमने अभी तक रेजिस्टेंस जब यूज किया था तो रेजिस्टेंस करंट को रिड्यूस करने का काम करता है, बराबर है. रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रिड्यूस करने का काम करता है और करंट रिडक्शन में काफी हेल्पफुल रहता है. ठीक है, तो करंट रिडक्शन करते समय जब एसी से भी पास किया जाए तो एनर्जी कंज्यूम होती है, और वो जो एनर्जी होती है H=I²RT दी जाती है. मतलब लॉस हो जाता है एनर्जी का जब एसी के अक्रॉस रजिस्टर को लगाया जाता है. पर चोक कॉइल क्या करता है? चोक कॉइल हीटिंग इफेक्ट को कम करने का काम करता है. वो कैसे करता है? तो उसका एक प्रिंसिपल हम जानते हैं. वो प्रिंसिपल ऐसा है बच्चों, किसी भी चोक कॉइल, ठीक है ना, चोक कॉइल एक ऐसा इंडक्टर होता है जो एसी के लॉसेस को कम करने के लिए, हीटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए यूज किया जा रहा होता है, ताकि जिससे सर्किट में लॉस कम से कम हो. ये थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना होता है जिसपे बहुत सारे टर्न्स और सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड कोर लगाया जाता है. चोक कॉइल जो होता है वो XL इक्वल टू ओमेगा एल, XL इक्वल टू ओमेगा एल मतलब रेजिस्टेंस हाई ऑफर करता है, और इससे क्या होता है? इससे करंट रिड्यूस किया जा सकता है आसानी से. चोक कॉइल के लिए हम ये बात जानते हैं कि इंडक्टर के लिए P इक्वल टू VRMS IRMS cos phi अवेलेबल होता है. ठीक है ना, तो इसमें चोक कॉइल के अंदर होता क्या है? रजिस्टर भी होता है और इंडक्टर भी हो रहा होता है. तो वहां पर cos phi जो आप देख सकते हैं पावर फैक्टर, वो पावर फैक्टर R/Z निकल कर आता है. Z होता है R² प्लस ω² L². देखो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, देखना ध्यान से, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा का स्क्वायर और बढ़ेगा, उसका अंडर रूट छोटी वैल्यू देगा, और इससे cos phi की वैल्यू आपको बहुत छोटी मिलने वाली है. जब बड़ी वैल्यू डिवाइड होगी, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी तो cos phi छोटा निकल के आएगा आपके पास में. ठीक है, तो इससे लॉसेस कम होंगे, एवरेज लॉस कम होगा, नियरली इक्वल टू 0 होगा. तो इससे हमें कम लॉसेस मिलेंगे और ज्यादा करंट को रोका भी जा सकता है. ऑल्दो मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है JEE मेंस और नेट लेवल पर, तो बच्चों मेंस के और नेट के जो वीडियो लेक्चर्स है वो सेपरेट वीडियो लेक्चर है, जिनके अंदर मैंने आपसे न्यूमेरिकल के साथ में डिस्कशन किया है. वहां पर मैं मेंस और नेट के क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस करता हुआ चलता हूं. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका इंप्रूवमेंट प्रॉपर हो और साथ साथ मेंस और नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उन वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखिए, आपको बेनिफिट होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक वन शॉट वीडियो के साथ में. नेक्स्ट टॉपिक ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को लेकर. पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.